गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 11 है। डेट 2/11/2020 है। विषय सामाजिक विज्ञान की बुक इतिहास का एक चैप्टर है आज क्लास 7th के लिए। दिल्ली के सुल्तान, ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके आगे वाला। सबसे पहले हमने डिस्कस पहले भी यही किया था, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने किस किस चीज़ का निर्माण कराया था। तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था? जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, जो कि कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार भी आपको दिख रहा होगा। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ने 1192 में कराया था। इसको बनाने में उसको 4 साल का समय लगा था, लेकिन बाद में कई और शासकों ने भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे उसके दामाद इल्तुतमिश ने, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद सेकंड है हमारी बेगमपुरी मस्जिद, जिसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और बेगमपुरी मस्जिद को आप देख सकते हैं, ये बेगमपुरी मस्जिद है। इसके बाद है मोठ की मस्जिद। मोठ की जो मस्जिद है, इसका निर्माण 1505 में वजीर मियाँ भोइया ने कराया था। ये क्या थे? ये सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और आप ये चित्र भी देख सकते हैं, यह है मोठ की मस्जिद का चित्र। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जमाली कमाली मस्जिद। इसका निर्माण जो था 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने कराया था। और ये जो चित्र है ये है जमाली कमाली मस्जिद का। इसके बाद नीचे चलते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों का निर्माण काल, उनसे जुड़ी अन्य जानकारी आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्रित कीजिए, जो कि मैंने आपको बता दी है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों सूबेदारों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी कि ये तो हर शासक की बात थी कि वो अपने सूबेदार रखना पसंद करता था, जो उसकी खास देखभाल किया करते थे। और इनको क्या कहा जाता था? बंदगा, जो कि किसके लिए? सेना के लिए इकट्ठा करा जाता है। क्योंकि सल्तनत काल में नहीं, हर काल में ये होता है कि हर जो राजा होता है, सुल्तान जो होता है, वो अपनी सेना को बढ़ाना चाहता है और अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता है, यानी कि बढ़ाना चाहता है। तो आगे बढ़ लेते हैं। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करा करते थे, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठाते रहे। यानी कि खिलजी और तुगलक शासक ऐसे थे जो बंदगा का यूज़ करते थे, यानी कि सूबेदारों का यूज़ करते थे। और जो निम्न वर्ग के जो लोग होते थे उनको भी वो ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किया करते थे, जैसे सूबेदार का पद हो गया, सैनिक का हो गया, और भी पद थे उनको वो दिया करते थे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। यानी कि या तो सेनापति बना तो, सूबेदार बना तो, या और भी कोई पद है तो वो भी। तो किसको? आश्रित निम्न वर्ग को। नेक्स्ट है गुलाम और आश्रित अपने मालिकों, संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। और ये जो थे अपने शासक के प्रति बिल्कुल वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। उत्तराधिकारी जैसे कि राजा का बेटा हो गया, उसके प्रति नहीं रहेगा वो। राजा के कोई रिश्तेदार हो गया, उसके प्रति वो वफादार नहीं रहेगा, लेकिन राजा के प्रति वो वफादार रहेगा। नए सुल्तानों ने के अपने नौकर होते थे, क्योंकि जो नए सुल्तान होते थे उनके जो सेवक थे वो अपने अलग हुआ करते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सूबेदारों में टकराव शुरू हो जाता था। सपोज करते हैं किसी राजा की मृत्यु हो गई
और उसका बेटा राजा बन गया। अब जो राजा बना है उसका बेटा, जो उसके सेवक होंगे वो सूबेदार बनेंगे, सेनापति बनेंगे, या जो भी कामकाज है वो देखेंगे। लेकिन जो राजा के जो सूबेदार या सेना के होते, जो सिपाही होते थे, जो उसकी सेवा करते थे, वफादार होते थे, तो अब इन दोनों में क्या होने लग गया, टकराव होने लग गया। सुल्तान की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को निम्न निम्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यानी कि सुल्तानों की तरह, यानी कि जैसे खिलजी और तुगलक की तरह ही खिलजी और तुगलक ने भी, और जो शासक हुए हैं उनकी तरह ही खिलजी और तुगलक ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार नियुक्त कर दिया, और वो वहाँ का पूरा कामकाज देखा करते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। अब जिनमें इनको सूबेदार बनाया जाता था उन इलाकों को इक्ता कहा जाता था, और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। यानी कि इक्ता तो वो जगह हो गई जो इनको सेना नायकों को दी जाती थी सूबेदार के रूप में, तो उस जगह को इक्ता कहते थे। और जो इसको संभालने वाले व्यक्ति थे, जिनको ये सौंपा जाता था इलाका, वो इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं। मुक्ति का फर्ज सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता कानून और व्यवस्था बनाए रखना। यानी कि मुक्ति का जो काम था वो क्या काम था कि अपने सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। यानी कि जब किसी से युद्ध हो रहा है या किसी से लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसका वो क्या करेगा, नेतृत्व करेगा और अपने इक्ता कानून और व्यवस्था बनाए रखेगा, उसको भंग नहीं होने देगा। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। यानी कि अपनी सेनाओं के बदले में, जैसे कि सेना लगी हुई है तो कोई ये कहा जाता था कि जो हमारी सेना है वो सभी व्यक्तियों की रक्षा करेगी, और जो यहाँ के लोग हैं, जो किसान वर्ग, जो आम लोग हैं, वो इसके बदले में उन्हें राजस्व देंगे, तो इसकी वो वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों की भी तनख्वाह देते थे। यानी कि जो एकता थे वो राजस्व वसूली से जो रकम मिलती थी उससे ही वो अपने सैनिकों की तनख्वाह भी देते थे और अपना राजकाज का काम भी जो भी है चलाया करते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए मिले। यानी कि मुक्ति लोगों का काम, यानी कि मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था, जो सूबेदार होते थे, जो इक्तादार होते थे, मुक्ति, उन पे काबू रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो शासन व्यवस्था में था वो ये था कि मुक्ति जो है वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, जैसे ही राजा बदलेगा मुक्ति भी बदल जाएगा, जिससे क्या होगा, देशद्रोह की जो भावना होती है या कोई करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए ही वो मुक्ति बनता है, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियम सख्ती से पालन किया जाता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो नौकरी के नियम थे, सैनिकों के, सूबेदारों के, मुक्ति के, सब के, वो बहुत ही कठोर नियम थे जिनका उनको पालन करना होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण वसूली कार्य को राज्य नियंत्रण में ले आया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ, भू राजस्व का जो वसूली का कार्य था वो सीधा राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से यह कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो स्थानीय सामंत होते थे वो कर वसूली करते थे, लेकिन उनसे यह अधिकार राजा ने छीन लिया। वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उसे 3 तरह के कर लिए जाते थे उस टाइम। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब शासन ने सीधे सीधे नियंत्रण कर लिया राजस्व वसूली पे, तो उस टाइम पे 3 तरह के कर लिए जाते थे। पहला था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, जिसे क्या कहते थे, खराज कहते थे। दूसरा था मवेशियों पे कर, तीसरा घरों पे कर। इस 3 तरह के कर को जो थे
राजा वसूल करते थे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप सल्तनत काल में इक़्तिदार होते तो आप कौन कौन से कार्य करने होते, यानी कि अगर आप इक़्तिदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, उसके बारे में आपको लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो कर व्यवस्था थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये आपको लिखनी है, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस कर ली हैं। इस वर्कशीट में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें।